मैं और होन होन कैसे कल्टिवेट करेंगे? फिर उसने बड़े गंभीरता से सब कुछ साफ किया। होन होन के पास अभी भी उसका इनेट इमॉर्टल बॉडी है। वो एक प्योर यिन मेडन है। मैं उसके लिए इलिक्सर्स बनाऊंगा, बस उसे वो पीने होंगे। उसके बगल में खादी वो मासूम गुड़िया उत्साह से बार बार पूछ रही थी, पापा क्या ये इलिक्सर टेस्टी होगा? क्या हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं? एंजल ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को सहलते हुए कहा, अगर मेरी प्रिंसेस को स्वीट चाहिए तो पापा उससे बिल्कुल स्वीट बना देंगे। ये सुनकर होन होन की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, ये तो कमाल हो गया, बस स्वीट होना चाहिए। होन होन बिल्कुल नखरे नहीं करती खाने में। इस पाल एंजल अपनी वाइफ की तरफ पैर था और हमारे बेड हुए शेरर उनकी इन्नेट कॉन्स्टिट्यूशन अब खो चुकी है। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब देर करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। आने वाले दुश्मन से टक्कर लेने के लिए हमें अभी शुरू करना होगा। एंजल्स वाइफ ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया। दिन दहाड़े ऐसे कल्टिवेशन करना ये ठीक नहीं लगेगा। और जब माहौल पूरा रोमांटिक हो रहा था तभी होन होन कहीं से आई और जोर से चिल्लाई, उस घबराहट भरी हवा को चीयर ट्यू, पापा मामा आप दोनों को सीरियसली कल्टिवेट करना होगा। वो गुड़िया खुशी खुशी दौड़ गई। होन होन तो खेलने जा रही है। एंजल्स वाइफ ने बड़े प्यार से उसे समझाया, ज्यादा डोर मैट जाना ठीक है। फिर वो गुड़िया हल्के से अपना सर वापस अंदर करके झांकी, ओ क्या एक आफ्टरनून काफी होगी? उस मासूम सवाल ने एंजल्स वाइफ को एक बार फिर शर्म से लाल कर दिया। उसकी बाहों में खादी वो धीरे से बोली, क्या क्या अभी भी वही पुरानी पोजीशन में रहेंगे? एंजल ने बिना वक्त गंवाए जवाब दिया, बिल्कुल। तभी उसने बड़ी तेजी से और हल्के से उसे पलट दिया, नहीं ये वाली नहीं। इस पाल एंजल्स वाइफ उल्टा लटक कर हैरत से भरी हुई थी। हे एंजल, तुम? उसके पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे। ये तुम क्या करना चाहते हो? लगा था अब तो कोई गर्म रोमांटिक सीन होगा, पर किसी ने सोचा ना था कि एंजल तो बस अपनी वाइफ को फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करवा रहा था। शांत हो जाओ, मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। वो दर्द से करा उठी, नहीं नहीं हो रहा मुझसे। एंजल्स वाइफ ने अपनी पूरी जान लगा दी। मेरी कमर अब और नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा। लेकिन एंजल ने फिर भी बड़े प्यार से उसे तसल्ली दी और फिर एक हाथ फ्लोर पार रखते हुए बोला, फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हें आराम मिलने लगेगा। उसने भी अपनी वाइफ के साथ वही पोस्चर अपनाया और बस उनका रेजुविनेशन धर्मा कल्टिवेशन शुरू हो गया। उनके पांव आहिस्ता से एक दूसरे में समा गए। यिन यांग पावर का संचालन, 5 ऑर्गन्स रिफाइनिंग की प्रक्रिया, एक एंजल और उसकी साथी बिल्कुल आमने सामने। और ये पोस्ट हेवनली बैलेंस का प्री हेवनली रिवर्सल हो रहा था। धीरे धीरे एंजल्स वाइफ को भी एहसास हुआ, उसका पूरा शरीर इतना हल्का, इतना सुकून भरा क्यों लग रहा था। दूसरी तरफ से एक गर्म दिलकश एहसास उस तक पहुंच रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को बिल्कुल प्रकृति के हवाले कर दिया, जैसे एक बेड मिलस्टोन की आकृति साफ दिख रही थी। एंजल्स वाइफ आसपास का मजा ले रही थी। उसका पूरा वजूद जैसे किसी गर्म हॉट स्प्रिंग में डूबा हो, एक शानदार रोशन शहर में। और वहां एक मैग्निफिसेंट सिटी के बार में यंग मास्टर एक्सायोडाई एक हॉट चिक के साथ बैठा था। उसने अपनी बगल वाली लड़की को अपनी बाहों में भर रखा था और उसके होंठों से गाना बहता जा रहा था, आओ हम कैट साउंड्स सीखें, साथ मिलकर म्याओ करें। यंग मास्टर एक्सायोडाई मेज से अपने रोमांटिक सॉन्ग्स गुनगुना रहा था। तभी अचानक ह्यूई तेजी से भागता हुआ वहां आ पहुंचा। यंग मास्टर एक्साई। ये देखते ही उसने पलट पलट कर पूछा, ओए ह्यूई, इतनी जल्दी में मुझसे मिलने क्यों आया? क्या मेरा स्टफ आ गया है? नहीं तो मैं वही गाना गाऊंगा, अगर तुम मुझे लव नहीं करोगे तो मैं चिल्लाऊंगा। उसी पाल ह्यूई घुटनों पर गिर गया। उसके मुंह से सिर्फ माफी निकल रही थी, माफ कर दो हुजूर। यंग मास्टर एक्साई। फिर उसने जल्दी जल्दी पूरी कहानी सुना दी। उस लड़की का बाप पता नहीं कौन सी ईविल टेक्निक सीख गया है। वो तो एक मामूली सा पिंप था, लड़कियों को फंसाने वाला, मगर अचानक वो बहुत पावरफुल हो गया है। ह्यूई शर्म से अपना सर झुकाए खड़ा था, पसीने की बूंदें तापक रही थी। मैं अपने कुछ भाइयों को साथ ले गया था, अपनी जान दांव पर लगा दी, फिर भी हम उसके अपोनेंट नहीं बन पाए। ये सब सुनकर एक्सायोडाई को इतना गुस्सा आया कि उसने माइक्रोफोन को ही निचोड़ डाला। हालात बिगड़ते देख ह्यूई ने बार बार जमीन पर सर पटकना शुरू कर दिया, यंग मास्टर एक्साई, मेरी जान बख्श दो। यंग मास्टर एक्साई, लाइफ बख्श दो। लेकिन एक्सायोडाई ने सिर्फ एक स्कोनफुल स्माइल दी। विक्ट्री एंड डिफीट आर कॉमन ह्यूई। दिस यंग मास्टर हमेशा रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स को क्लियर रखता है। वो खड़ा हुआ और बगल वाली लड़की का हाथ अभी भी उसकी मुट्ठी में था। ट्यून, हम यंग मास्टर्स के लिए सालों काम किया है, तेरा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, तू रिवॉर्ड का हकदार है। फिर बिना किसी हिचकिचट के उस लड़की को ह्यूई की तरफ धकेल दिया। ले जा और एंजॉय कर। ह्यूई ने उस लड़की को गौर से देखा। थैंक यू यंग मास्टर एक्साई इस रिवॉर्ड के लिए। मगर एक्सायोडाई के चेहरे पर एक बेहद कनिंग एक्सप्रेशन थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे पहले कि ह्यूई कुछ समझ पाता, वो हाथ सीधा उसके सर पर रख दिया गया। तब जाकर ह्यूई को एंडलेस फियर का एहसास हुआ। आह मास्टर। एक्सायोडाई ने ह्यूई का सर कास के पकड़ रखा था। यूज जरा भी रेजिस्टेंस करने का मौका नहीं मिल रहा था। क्यों? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा?
एक्सायोडाई ने उतने हाई कामली जवाब दिया। दिस यंग मास्टर ने कहा था कि रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स क्लियर होंगे, तो वो क्लियर हाई होंगे। उसके दांत पिस रहे थे और वो शिकायत करता जा रहा था। और उसी पाल एक्सायोडाई का चेहरा 180 डिग्री पलट गया। अगर मेरिट है तो रिवॉर्ड भी मिलेगा, और उस आदमी को वापस नहीं लाए तो भी कोई बात नहीं। एक्सायोडाई अजीब सी कामनेस में था। लेकिन ट्यून मैजिक ट्रेजर खो दिया जो दिस यंग मास्टर ने तुझे दिया था। और उसी पाल ह्यूई के सर से धीरे धीरे एक रेड एनर्जी स्ट्रीम निकलने लगी। इस गलती की सजा तो मिलनी ही थी। वो अब एक बेजान सो लॉस्ट इंसान की तरह था। आंखें फटी हुई और मुंह से बस अजीब सी आवाजें निकल रही थी। ये तो बिल्कुल यूजलेस कूड़ है। फिर उसने वो अजीब सी चीज ली और अपने मुंह में डाल दी। लगता है इस यंग मास्टर को अब खुद हाई एक्शन लेना पड़ेगा। ये सब देखकर वो लड़की बिल्कुल शॉक्ड रह गई। एक्साई, यंग मास्टर एक्साई, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। लिटिल प्रिंसेस, अभी तो टाइम खत्म नहीं हुआ। तुम कितनी अनप्रोफेशनल हो। और उसी पाल उसने ह्यूई की मोशनलेस बॉडी की तरफ इशारा किया। फिर यंग मास्टर एक्साई ने एक बहुत हाई टेरिफाइंग मैजिक स्पेल कास्ट किया जिसका नाम था 7 किलिंग स्कोर्स रिफाइनिंग। धीरे धीरे उसकी स्किन बदलने लगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ व्हाइट आईबॉल्स द और ह्यूई के मुंह के अंदर से दांत तेजी से निकलने लगे जैसे कोई कंटिन्यूअस फ्लो हो। वो दर्द से बुरी तरह चीख रहा था। थोड़ी देर बाद ह्यूई अचानक शांत हो गया और फिर उसने उस लड़की की तरफ देखा। नहीं नहीं, वो तेजी से अपने पंजे उसकी तरफ बढ़ाने लगा। उसका मुंह लगातार गुर्रा रहा था। ये एक्शन देखकर वो डर के मारे रो पड़ी। मत करो ये। लेकिन ह्यूई तो अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका था। उसने उस लड़की को रूथलेसली अटैक कर दिया। उसके हाथ से रेड स्मोक थिक सिरप के साथ मिलकर लगातार नीचे तापक रहा था। वो जमीन पर मोशनलेस पड़ी थी और उसका फ्रेश रेड सिरप लगातार बह रहा था। उसका चेहरा सेफ्ट पैड गया था। ह्यूई लगातार रिपीट कर रहा था जैसे किसी चीज का डिमांड कर रहा हो। ईट ईट ईट। फिर अस यंग मास्टर ने ट्यूरेंट ऑर्डर दिया। बस बहुत खा लिया, अब मेरे साथ चलो लोगों को स्नैच करने। उसकी रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। उनकी प्रोडक्शन अब ड्रामेटिकली तेज हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसके लंग्स और किडनीज भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। थोड़ी देर बाद अपनी गुड फिजिक के कारण वो जल्दी से बैठ गया अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन वो लड़की अभी तक यूज तो नहीं हुई थी, इसलिए उसे मुश्किल हो रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी वाइफ से सॉफ्ट आवाज में पूछा, कैसा लग रहा है? उसने अंगड़ाई ली। पूरी बॉडी में एक ऐसा फीलिंग था जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस्ड नहीं किया था। कितना कंफर्टेबल और लाइट फील हो रहा था। डिलीवरी के बाद का बैक पेन भी बिल्कुल गायब हो चुका था। उसने ये सुनकर सेटिस्फैक्शन से स्माइल किया। अब तो हमारी फ्लैश पोस्ट हेवनली हो चुकी है, फुल ऑफ वाइटैलिटी है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं उसने क्या सोचा जब उसने ये सुना, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या कंटिन्यू करना है? क्या हमने ऑलरेडी फिनिश नहीं कर लिया था? सामने बैठी एंजल ने यूज एक्सप्लेन किया। पीछे के एनिमीज अब कॉमन पीपल जैसे इजी टू डील विथ नहीं है। हमें जल्दी से माइनर हेवनली सर्किट को ओपन करना होगा और क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म तक पहुंचना होगा। लेकिन टीवी सीरियल्स में तो क्यूआई रिफाइनिंग में बहुत साल लगते हैं ना। ऐसे कैसे हम इंस्टेंटली एडवांस कर सकते हैं? पता नहीं उसने कहां से एक ब्रॉन्ज कलर्ड मेटल का पीस निकला और अपनी वाइफ के सामने ले आया। ऑर्डिनरी कल्टिवेशन मेथड्स सच में बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन मैं तो अपर रियल्म में हजारों सालों से कॉम्प्रिहेंडिंग द दाव कर रहा हूं। मैंने मिरियड लॉज को बहुत पहले ही समझ लिया था। अगर ये चीज मिरियड लॉज की डुअल कल्टिवेशन के साथ कॉम्बाइन हो जाए तो हम सिर्फ एक रात में एडवांस कर सकते हैं। वो आईसी देखकर थोड़ा डर गई। उसने अस मेटल पीस की तरफ पॉइंट किया और यूज अवॉइड करने लगी। स्पिरिट कल्टिवेशन का मार्ग ऐसा है जैसे कोई साधु दिन रात घोर तपस्या में लीन हो। इस कल्टिवेशन का असली मकसद है एसेंस जनरेशन, क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिट रिफाइनमेंट। और एसेंस जनरेशन का सबसे बेसिक तरीका है ब्रेथ रिटेंशन मेडिटेशन। दूसरा तरीका है किसी लड़की के साथ कल्टिवेशन करना, जिसे डुअल कल्टिवेशन कहते हैं। और फिर नॉन लीकेज मेथड और हार्वेस्टिंग मेथड भी है। हेवनली गॉड ने हल्की सी फ्राउन की और उस तीसरे तरीके के बारे में और डिटेल में बताया। वो हार्वेस्टिंग मेथड रोग कल्टिवेटर्स का एक कॉमन तरीका है जिसे वो अपना कल्टिवेशन लेवल जल्दी बढ़ते हैं। इसमें वो सैक्रिफिशियल वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं बॉडी स्टिमुलेट करने के लिए, और उनके अंदर से जो ओरिजिनल एसेंस निकलता है यूज स्टोर कर लेते हैं। वो जितना उसके इफेक्ट्स के बारे में सोचती गई उतनी ही उस मेटल पीस को लेकर क्यूरियस होती गई। तो क्या इसमें ओरिजिनल एसेंस भरा हुआ है? हेवनली गॉड ने आगे कहा। मगर ये हार्वेस्टिंग टूल तो बहुत क्रूडली बना है, और अगर ये लो लेवल रोग कल्टिवेटर्स ने बनाया है तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। सिर्फ एक हार्वेस्टिंग हाई उन्हें पीक क्यूआई रिफाइनमेंट तक पहुंचा देती थी, लेकिन ये हमारे लिए क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज को क्रॉस करने के लिए काफी है। उसने हल्की सी फ्राउन की और जोर दिया, इसमें देर नहीं कर सकते। हमें जल्दी से इस स्टेज को क्रॉस करना होगा, तभी हम होन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उसकी वाइफ ने यह सुनकर एक्साइट होकर पूछा, तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। मुझे क्या करना होगा? हेवनली गॉड ने वो मेटल पीस अपने मुंह में रखा और उससे बाइट किया। उसने उस लड़की को करीब खींचते हुए हाथ से पकड़ा
और गाइड किया, वो डिमोनिक टैबलेट मुंह में डाल लो और मेरी गाइडेंस को फॉलो करो। उसकी बीवी ने बात समझ ली और वो ब्रॉन्ज कलर्ड मेटल पीस मुंह में रख लिया और अचानक हाईएस्ट डिमोनिक टैबलेट से एक रेड क्यूआई की वेव निकली। वो रेड क्यूआई उन दोनों के बॉडीज पार रेड ऑर्ब्स में जमा हो गई। उसने समझाया, ये डुअल कल्टिवेशन एसेंस क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। इस क्यूआई मेथड में वाइटल एसेंस को डेंशन में रखा जाता है और यूज वाटर एंड फायर एनर्जीज से नरिश किया जाता है। ये ग्रोथ की शुरुआत है जो वेजियन, जियाजी और याचन के 3 अक्यूपॉइंट्स पर पावरफुली इंपैक्ट करती है। जितनी ज्यादा एनर्जी अक्यूमुलेट हो रही थी उतनी हाई हेवनली गॉड की वाइफ अनकंफर्टेबल होती गई और दर्द से चीख उठी, मेरा बट एरिया इतना टाइट हो रहा है। वो जगह इतनी टाइट और फुल हो गई थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और वहीं पर उसकी हवा निकल गई। उसकी बीवी ने जैब रियलाइज किया तो शर्मा कर मन ही मन सोचा, ओह नो, कितनी शर्म की बात है। उसने जैब यूज ऐसा देखा तो ट्योरेंट रिएश्योरेंस देते हुए कहा, डरो मैट, ये क्यूआई फील्ड 3 अक्यूपॉइंट्स में ब्रेक थ्रू का साइन है। इसमें हर तरह का दर्द होगा, बस आईसी नेचुरली होने दो। ये डुअल कल्टिवेशन मेथड डू लॉगॉन की स्ट्रेंथ को कंबाइन करता है और 3 अक्यूपॉइंट्स को जल्दी और पावरफुली ब्रेक करता है। मैं तुम्हें पहले ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करूंगा। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने आंखें खोल दी। एक रेड क्यूआई की वेव उसके पूरे शहर को घेर रही थी, जैसे उसकी मसल्स और ब्लड वेसल्स धीरे धीरे और गर्म होती जा रही थी। हेवनली गॉड की वाइफ ने हाथ छाती पर रखते हुए कहा, मुझे एक वार्म करंट महसूस हो रहा है जो मेरे सर से पार तक पूरे शहर में फ्लो कर रहा है। गर्मी से उसके शहर से पसीना निकल रहा था, उसका चेहरा भी लाल हो गया था ये सोचकर कि उसने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये सक्सेसफुल हो गया? क्या डुअल कल्टिवेशन इतना सिंपल और फास्ट हो सकता है? उसने स्माइल किया और धीरे से डिमोनिक टैबलेट को हाथ में पकड़ लिया। ये डुअल कल्टिवेशन मेथड देखने में सिंपल लगता है लेकिन असल में इसमें सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। हेवनली गॉड ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि इस कल्टिवेशन प्रोसेस में डू कल्टिवेटर्स को एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना होता है, तभी ये आगे बढ़ सकता है। जब मैं पहली बार कल्टिवेशन में आया था तब सब सेल्फिश सब एक दूसरे से कॉशियस रहते थे। कुछ लोग तो डुअल कल्टिवेशन के चक्कर में एक दूसरे को मार भी चुके हैं। ऐसे लोग जो सच्चे दिल से एक दूसरे पर पूरा ट्रस्ट कर सके वो बहुत कम है। किसी भी वक्त डुअल कल्टिवेशन मेथड एक डुअल किलिंग हार्वेस्टिंग फॉर्मेशन में बदल सकता है। उसकी वाइफ ने यह सुनकर थोड़े शक के साथ पूछा, तो आप अभी डिसेंडेड ह्यू हैं और आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं? हेवनली गॉड ने हल्की सी स्माइल की और अपनी छोटी वाइफ को जवाब दिया, मियर सी ऑफ कॉन्शियसनेस में तुम्हारी सारी मेमोरीज आज भी स्टोर्ड है। मेरी हाई इनकारनेशन ने तुम्हें हर्ट किया था लेकिन मेरी नजरों में तुम एक प्राइसलेस ट्रेजर हो। उसकी इस बात ने उसे अंदर तक इमोशनल कर दिया। यूज रेस्ट करने का मौका न देते हुए उसने फिर से डिमोनिक टैबलेट अपने मुंह में रखा। अब नेक्स्ट तुम्हारी बारी है मुझे ब्रेक थ्रू में हेल्प करने की। और दूसरी तरफ एक छोटी सी जोड़ी हाथ अब भी मिट्टी में खेलने में बिजी थी। ये होन थी। ढलते सूरज की रोशनी में उसके बालों का हल्का ब्राउन कलर चमक रहा था जिसे उसका चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। अचानक होन के पीछे से बड़े कदमों की आहट सुनाई दी। एक डीमन अपनी काली ऑरा के साथ उस मासूम बच्ची की तरफ बढ़ रहा था। इधर एंजल की तरफ सीन बदला। लाल स्पिरिचुअल एनर्जी का एक तेज फ्लो एक बार फिर उन दोनों को घेर चुका था। अचानक यूज कुछ अनयूजुअल फील हुआ। उसने आंखें सिकोड़कर बाहर की तरफ देखा। एंजल ने धीरे से आवाज दी, दुश्मन आ गया है क्या? उसकी छोटी वाइफ को अपनी बेटी याद आई जो अभी भी बाहर थी। वो घबराकर चीख पड़ी, होन। एंजल ने खुद को नीचे किया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस करते हुए, लेकिन उसने अपनी वाइफ को याद दिलाना नहीं भूला, तुम मुझसे ब्रेक थ्रू करने में कंसंट्रेट करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। उसने उसे उठाया और खुद भी ऊंची छलांग लगाई, अपनी बेटी की तरफ बढ़ गया। इधर होन को पहले हाईएस्ट डीमन की प्रेजेंस का एहसास हो चुका था। अचानक वो डीमन उस पर झपटा। मासूम होन घबराकर चीख पड़ी, पापा, मामा। तभी एक कदम आगे बढ़ा और अस डीमन को जोर से धक्का देकर पीछे धकेल दिया। वो और कोई नहीं बल्कि एंजल अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल सही वक्त पर अपनी छोटी बेटी को बचाने आ पहुंचा था। उन दोनों को देखकर वो नन्ही सी जान दौड़कर एंजल के पैरों से लिपट गई। पापा, वहां एक मॉन्स्टर है। होन को बहुत डर लग रहा है। सामने खड़ा डीमन अस किक के बाद भी बिल्कुल ठीक था। वो धीरे से खड़ा हुआ। ये देखकर एंजल ने अपनी बेटी को तसल्ली दी, डरो मैट, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, पापा तुम्हें बचाएंगे। अचानक अस डीमन के शहर से एक गहरी पर्पल एनर्जी निकलने लगी जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। उसने आंखें सिकोड़कर उसे देखा और सोचा, ये क्या है? एक कोर्स पपेट? मतलब उसके पीछे वाले ने अपना असली खेल शुरू कर दिया है। वो अचानक एंजल की तरफ लपका और एक भयानक चिल्लाहट के साथ उस पर हमला किया। उसके ख्याल में अब इन दोनों का बचना मुश्किल था, लेकिन एक प्रोटैगनिस्ट की ऑरा के साथ उसने बड़े आराम से उस हमले को डॉच कर लिया। और इतना ही नहीं, उसने बदले में उसके सीने पर एक पंच मारा, एक फुल पोटेंशियल अनलीस्ड और स्ट्राइक इंटीग्रेशन वाला पंच। वो डीमन बुरी तरह कांप उठा जैसे अभी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात थी कि जो उसे डर था वो हुआ ही नहीं। इसलिए अस डीमन ने घमंड से एक बुरी सी हंसी दी। एंजल ने आंखें सिकोड़कर सोचा, यही टू इनकोर्स पपेट्स की सबसे मुश्किल बात है, इन्हें ना मौत का खौफ है ना दर्द का। ये डीमन उसके नो रिस्पॉन्स का फायदा उठाते हुए हाथ घुमा रहा था।
एंजल को एहसास हुआ कि ये उसके पीछे वाले का प्लान है, जो डाई टुगेदर विद द अपोनेंट वाली फाइटिंग स्टाइल से लड़ रहा था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उसने एंजल की बाजू पकड़ ली। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अस डीमन ने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाया और पूरी ताकत से अपने क्लॉ को एंजल की तरफ बढ़ा